हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी का जो पेपर है वो पूरा हल कराने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इस पूरे पेपर को हल करिएगा और देखिएगा कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरी वीडियो पूरा वॉच करते हैं आप लोग कम्प्लीटली, तो आप इतना ज़रूर सीख जाएंगे, किसी के बहकावे में किसी के बहाने से नहीं आता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ अगर बस उड़ती हवाओं में हो जाता तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो एक अच्छी मेहनत है और एक अच्छी लगन आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 100 नंबर अगर पाना है तो कैसे कैसे क्या क्या करना होगा आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, बिल्कुल इस पेपर को हल करने के साथ साथ। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम आगे चलते हैं। तो समय देखिए, इस हिंदी सामान्य हिंदी आपका 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो 24 अप्रैल के एग्ज़ाम में मतलब 24 अप्रैल नहीं, 24 मार्च को। ठीक है, तो 24 मार्च को अगर पेपर है आपका, तो उस पेपर में आप बैठिए तो ऐसा आपको सोचने का मौका ना मिले। आप सीधा पेपर को क्या करिए, एकदम 100 नंबर में से 100 नंबर का क्वेश्चन करके आइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आपको समय देखा जाए तो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें से आपको 100 नंबर के लिए फाइट करना होगा। देख रहे हैं, पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर है यहाँ पे, और 100 नंबर आपको कैसे निकालना है और कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या क्या करना है, आज के वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पे समझ लीजिए आपका एक बोर्ड एग्जाम ही चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये पेपर आपको हल करना है और हम आपके साथ हल करके दिखाते हुए आगे चलेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हमको देखिए 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, जो लोग तैयारी से होते हैं वो 15 मिनट पढ़ते नहीं है बल्कि शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपना 15 मिनट पढ़ने के लिए ले लेते हैं, एग्जामिनर अपनी तरफ से देता है 15 मिनट पढ़ने के लिए। अब आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या क। ठीक है, तो खंड क में पहले का क में बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है बाबू? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 4 महान पुरुष हैं, जैसे लोग लेखक हैं, और आपको इन लेखकों में से बताना है कि आवारा मसीहा के जो रचयिताकार हैं, जो लेखक हैं, वो कौन है। तो इसके सही उत्तर कौन से होंगे? अगर आपको आता है तो बताइए, और नहीं आता है तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम आपको बता देते हैं इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विष्णु प्रभाकर हो गया। क्लियर है? चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, और ये अगर 1 नंबर का क्वेश्चन था तो ये 1 नंबर आपको रोक लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ख। तो ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है, इसमें 10 नंबर आपको मिलना तय है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये प्रश्न संख्या ख में पूछा जा रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हल करिएगा। और यहाँ बोला जा रहा है कि राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। तो बताइए बाबू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? हम आपको बता देते हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। तो जितना क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं सभी के सभी नोट करते हुए चलिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो 2 नंबर आपको मिल गया। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर कैसे मिलता है। टर्नओवर भाई, दूसरा पेज आ गया। तो पेज भाई 15-16 पेज आपको मिलेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। पेपर की कोडिंग देख रहे हैं आप, 302 CW है। और पृष्ठ संख्या 2 में आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या ग में बोला जा रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो ध्यान से इसको नोट करिएगा। पहला आपका ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, दूसरा है आपका किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है आपका अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इनको अज्ञेय लिख दिया जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चौथे ऑप्शन में प्रेमचंद्र जी हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इंदुमती कहानी है उसको लिखा है। तो हम आपको सही बताते हैं उत्तर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सही विकल्प जो है वो होगा किशोरी लाल गोस्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2। तो नोट कर लो भाई, ये किशोरी लाल गोस्वामी जो है ये इंदुमती कहानी के लेखक
है। तो यहाँ पे यदि आप ऐसा कर लेते हैं बाबू तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 नंबर चाहिए तो क्या करना होगा ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। क्वेश्चन नंबर घ में जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त एक नाटक है और इसके लेखक कौन है बताना है। आपके ऑप्शन में दिया गया है। पहले है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो बाबू इन चारों लेखक में से ये कौन से लेखक हैं जो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं? तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा, आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं और नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसका सही उत्तर बता देते। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क्या? वो होगा इसमें से ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप कर लिए बाबू तो 1 नंबर फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अंग में बोला जा रहा है क्या? बोला जा रहा है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो ये मृगनयनी एक उपन्यास है और उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन 1 ही नंबर का है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो 5 नंबर तैयार हो चुका है आपका यहाँ तक। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है अमृत राय, चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही और सटीक उत्तर है वो क्या है? वो आपका है वृंदावन लाल वर्मा यानी बाबू ऑप्शन नंबर 2। तो ये मृगनयनी के जो मृगनयनी उपन्यास है उसके लेखक हैं। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। नोट हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर यहाँ से भी आप ले लीजिए। अब ये तो गद्यांश का था। ठीक है, हमारे हिंदी में 2 है, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश के हिंदी का साहित्य अलग देता है 5 नंबर का, और 5 नंबर का पद्यांश का जो हिंदी साहित्य होता है वो अलग देता है। तो 5 नंबर अभी तक आपने पाया गद्यांश के क्वेश्चन से। अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा, यहाँ पे पद्यांश का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए इससे बोला जा रहा है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? तो ये जो हरी घास क्षण भर ये जो है ये किसकी है? ये किसकी रचना है? तो आपको बताना पड़ेगा। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। 1 नंबर आपको यहाँ भी मिलने को तैयार है। देखिए बस बताते हैं तो मिल जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, अज्ञेय जी हैं, नागार्जुन जी हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन ऐसे हैं जो कि हरी घास पर क्षण भर की रचना की थी? बताइए फटाफट बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अज्ञेय जी है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसमें से अज्ञेय वाला ऑप्शन आपका सही होगा, आप इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज चेंज हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पृष्ठ संख्या 3 पे आ जाइए भाई। तो पृष्ठ संख्या 3 पे बोला जा रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या ख है। इसमें बोला जा रहा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन आपका दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, रूप नारायण पांडे जी हैं, बदरी नारायण चौधरी प्रेमग्न हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका सही एकदम सटीक उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना पड़ेगा। अगर पता है तो बताइएगा, नहीं पता है तो ध्यान समझ लीजिए। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बदरी नारायण चौधरी प्रेमग्न। ये आपका सही उत्तर है। किसका? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो है प्रश्न संख्या ग। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि है। तो निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है बाबू? आपके ऑप्शन में दिया गया है महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, अज्ञेय जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। तो आप इसमें बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं प्रयोगवादी कवि जो है इसमें से वो आपके कोई और नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्लिक करिए फटाफट। हो गया?
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप बताइए छायावाद काल का निर्धारण कीजिए। तो इसमें दिया गया सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर दूसरे ऑप्शन में दिया गया है सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, या फिर चौथे ऑप्शन में दिया गया है सन 1943 से अब तक। तो छायावाद काल का जो काल है वो निर्धारित करना पड़े तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हम आपको बता देते हैं 1938 से 1943। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है प्रजातंत्र है, राष्ट्रीय पुनर्जागरण है, साम्यवाद है, या फिर समाज सुधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से बाबू यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल गए। मिले कि नहीं मिले? मिल गए 10 नंबर। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पेज संख्या दूसरे पे चलते हैं, टर्नओवर हो गया। चौथे पेज पे आ जाइए। चौथे पेज पे आपको एक ऐसा बिल्कुल ऐसा एक गद्यांश दिया रहेगा। यहाँ बोला जा रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन अकेले बाप है सबका, यानी कि ये टोटल 10 नंबर आपको अकेले देने वाला है। कैसे देगा? ये 5 दूनी के 10 लिखा हुआ है, यानी कि पहाड़ा वाड़ा नहीं है भाई, 5 दूनी के 10 सही है। लेकिन यहाँ पे 5 प्रश्न आपको इस गद्यांश से पूछा जाएगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 2 पच्चे 10, तो 5 क्वेश्चन का 10 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और वो कैसे दिया जाएगा आइए हम आपको एकदम बेसिक समझाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आइए थोड़ा सा देखते हैं। पहले देखिए, जो क्वेश्चन देता है तो उसको समझना पड़ता है कि ये कहाँ से उठा के दिया है। ठीक है बाबू, चलो। तो यहाँ बोला गया है भूमि का निर्माण देवों ने किया। देखो बाबू, कुछ ऐसे शब्द हमें मिल जाते हैं जिससे हम ये आंकड़ा लगा लेते हैं कि ये हमारा इस चैप्टर से दिया गया है। तो भूमि का निर्माण, जैसे देखिए ये शब्द अगर आप लोगों ने हिंदी का किताब पढ़ा होगा तो आपको भूमि का निर्माण लेते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वह अनंत काल से है। ठीक है, उसके भौतिक स्वरूप, मतलब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद और देखिए राष्ट्रीयता वष्ट्रीयता का शब्द जो दिख रहा है, ठीक है, स्वरूप दिख रहा है, राष्ट्रीयता दिख रहा है। तो आपका एक चैप्टर आता है, मतलब आपका एक चैप्टर है जो कि आपको याद होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम आपको याद दिला देते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, उस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। ठीक है बाबू, तो अब देखिए इसमें इसको पढ़ने के बाद आपको इसमें से जवाब देना होगा, जो कि कैसे देना होगा, क्या देना होगा। चलिए हम आपको प्रश्न पे बात करते हैं सीधा। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। ठीक है, हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है क्या? इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। पेन लिए हैं, कॉपी लिए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए अगर ये सब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। तो अगर आप इतना लिख लेते हैं तो ये 2 नंबर आपके खाते में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए जितना प्रश्न आप अच्छे से लिखेंगे उतना नंबर आपको दिया जाएगा। एग्जामिनर बिना सोचे समझे देगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है इसमें, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक निर्मूल कहा है। यानी कि यहाँ पे दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो चलिए आप इसका उत्तर लिखिए। पेन लिए हैं तो, नहीं तो सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लिखेंगे क्या? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी पृथ्वी यानी धरती है। तो जो दूसरे का ऑप्शन, जो दूसरा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा वाला क्वेश्चन यदि आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। इसमें बोला क्या जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है।
ठीक है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, अर्थात हमारी सभी विचारधाराओं का जन्म पृथ्वी से ही होता है। ठीक है। तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं, आप 6 नंबर कलेक्ट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम इस चौथे क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है बाबू, तो चला देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या करना है। तो हम आपको बताते हैं, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर काले अक्षरों में दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, उसको क्या करना है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, उसका अर्थ आपको लिखना है। ये लिखते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक, वैसे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, 5वां क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो ये आपको दे देगा 2 नंबर। यानी कि अब ये क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन हमने अप्लाई किया, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, बराबर के 10। इस प्रकार आपको 10 नंबर मिला। ठीक है, और ये आपको गद्यांश आता है तो करिएगा, अगर नहीं आता है तो अथवा करके एक गद्यांश और दिया जाएगा जिसको बिल्कुल सेम वैसे ही करना होगा, इसको पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड नीचे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका जवाब दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर 10 नंबर यहाँ से ले जाना है, चाहे पहला वाला करिए या फिर अथवा वाला करिए। अगर छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, 100 नंबर में से आपका सीधा 10 नंबर माइनस होगा। ठीक है, तो आ जाएंगे 90 पे, तो धीरे धीरे कम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। आइए, इसी के बाद ये तो गद्यांश से था, एक पद्यांश हमें मिलेगा 6वें पेज में। पद्यांश यानी कि पद्यांश का मतलब गद्यांश से तो हो गया, पद्यांश कविता जो उसमें दिया जाता है उससे भी आपको 2 पद्यांश दिया जाएगा, अथवा करके आपको करना है और आपको यहाँ से नंबर भी गेन करना है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं, इसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा, गौमुखी गंगा हाँ जनकर मैंने भी भरत को न जाना। सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधीन मैं हूँ ताक तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला न जाने के लिए कौन सा पथ है। तो चलिए भाई, अब ये जो दिया गया है आपका पद्यांश, ये आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आपको इससे पढ़ने के बाद इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि आप इसके अर्थ को अच्छे से जानते रहेंगे तभी आप इसका प्रॉपरली जवाब भी दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, हम आपको पहले अर्थ बता देते थोड़ा सा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, तो स्थिर बैठे होने के बाद भी, कौन, कैकेयी, यानी कि स्थिर बैठे होने के बाद भी उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब थी हा, गौमुखी गंगा हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। यानी कि गौमुखी कहने का मतलब कि कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी हुई थी। ठीक है, यानी कि कभी सिंही सी, यानी कि सिंहनी जानते हैं, शेर में जो फीमेल शेर होता है उसको सिंहनी बोलते हैं ना, कभी सिंहनी की प्रतीत होने वाली कैकेयी आज दीनता की भाव से भरी पड़ी थी। और आगे बोला जा रहा है कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। तो बोली थी वह गंगा के माफिक आज एकदम शांत, शीतल और पावन थी। ये तो जान गए। जनकर भी यानी कि जानकर भी कैकेयी कहती है कि सभी लोगों को सुन ले, मैं जन्म के बाद, मतलब जन्म देने के बाद, कहने का मतलब कि वो बता रही हैं किसको, भरत को बता रही कि मैंने जन्म देने के बाद भरत को पहचान नहीं सकी,
ठीक है। और बोला जाए कि अभी भरत को मैंने भरत को जाना, यानी कि जन्म देने के बाद भी मैंने उसको अभी अच्छे से नहीं जाना। आगे बोला जा रहा है सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना, यानी कि अभी अभी राम ने इस बात को स्वीकार किया। वह राम से कहती है कि क्या कहती हैं, यदि तुम्हारी यह बात सच है, यानी कि नीचे बोला जा रहा है यह सच है तो लौट चलो घर भैया। कहती हैं अभी अभी राम ने इस बात को स्वीकार किया। वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। आगे बोला जा रहा है अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, यानी कि अपराधीन मैं हूँ तुम्हारी माता, भरत नहीं, यानी कि माता मतलब मैं क्या हूँ, अपराधीन हूँ, तुम्हारी मैया यानी माता मैं अपराधीन हूँ, भरत नहीं है। तुम्हें वन भेजने के का जो अपराध किया है वो मैंने किया है, ना कि भरत ने किया है। और यहाँ बोला जा रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ, यानी कि इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहो मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर को तुम लौट चलो, अन्यथा भरत को दोषी मानेंगे। ठीक है, अन्यथा लोग क्या करेंगे, भरत को दोषी मानेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए क्वेश्चन बोला जाए प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। समझ में आ रही बात, राम की इन दोनों के बीच हो रही है और राम की बात सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौट चलने की बात कहती है। अगर इतना लिख लेते हैं बाबू तो ये आपका 2 नंबर यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा पद्यांश है, तो हम चाहेंगे इसको पढ़िएगा आप लोग, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है पाठ का शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे पाठ का शीर्षक कैकेयी अनुताप है तथा रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश है क्या, तो रेखांकित जो अंश की व्याख्या करनी है हमें, वो हमें जो करना है वो है आपका क्या, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसमें दिया गया है ये वाला, यहाँ से इतना रेखांकित किया गया है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि कहने का मतलब ये है उनके कि रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त वाक्य जो है काले अक्षर में जो दिया गया है यही आपको करना है कि दुर्बलता का विशेष शपथ है, यानी दुर्बलता का विशेष जो विशेष चिन्ह है, पहचान है, वो शपथ है, यानी कि कसम खाते हैं ना तो वो शपथ है। पर हमारे जैसी अबला नारी के लिए कौन सा शपथ होगा, यानी क्या होगा ऐसा, यही उनसे बोला, यही मतलब यही इसमें बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है क्या, चौथे प्रश्न में बोला जा रहा है कि घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर चलने के लिए कौन कह रहा है भाई, घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, सिंघनी अब गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, यानी कहने का मतलब सिंघी का अभिप्राय सिंघनी तथा गौमुखी गंगा का गाय के मुख वाली। पद्यांश में कैकेयी के संदर्भ के मतलब ये शब्द है कि कभी सिंघनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी। ठीक है, इस सभा में जो बातें दिख रही थी उसी में बताया जा रही है। ठीक है, अथवा करके एक गद्यांश और दिया, मतलब एक पद्यांश और दिया गया है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों से निकट उसे श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से सींचा हो मेरा होना। ठीक है, अति मलिन और सूखे नृत्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना
प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा, यानी कि ये जो दिया गया है ये पवन दूतिका के चैप्टर से दिया गया है। पवन को दूत बनाकर जब भेजा जाता है, यहाँ पे उर्मिला जी मतलब भेजी जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको इसका जो क्वेश्चन है ये करना होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें भी बिल्कुल जो राधा है वो श्री कृष्ण के विरह में जो पवन को दूत बनाकर भेज रही हैं, उसमें कही गई बातों के जो है सारा कुछ इसमें बोला गया है। तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है दूसरा वाला तो पूछिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। चलो भाई, बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 5वें में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कम से कम 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बाबू, 2+2 यानी 4 नंबर आपको ये दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? जब आप इन सारे देवताओं में से, ठीक है भैया, देवताओं नहीं, सब महान जो पुरुष हैं, ये पहला है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय यदि आप लिख देते हैं तो आपको कुछ नहीं बाबू, कम से कम ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये तो लेखक का था। अब एक कवि का भी लिखना होगा। कवि में ये भी बोला जा रहा है कि इसमें से भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे आपको कितने हैं भाई, 3 लेखक हैं, कवि हैं, जिनमें से आपको लिखना पड़ेगा एक लोगों का जीवन परिचय। अब आप किसका लिखेंगे किसका नहीं लिखेंगे ये तो नहीं पता। ठीक है, दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से किसी एक का जरूर तैयार कर लीजिए अच्छे से और आपको लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या क्या दिया जा रहा है। 8वें पेज पे देखिए, आपको बोला जा रहा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालने का मतलब क्या है? शब्द सीमा 80 है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इस कहानी का उद्देश्य लिखना है। आपको कैसे लिखेंगे? आप अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपको ये 4 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ध्रुव यात्रा, लाटी, इसमें से एक खो या फिर इसमें से किसी में से भी आपको बस एक खो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी में से एक को अगर लिख लेते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं हम। आगे बोला जा रहा है, देखिए अलग अलग जिला वालों के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। राजमुकुट नाटक के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा राजमुकुट के नाटक के कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो जिस जिला के लिए जो कंपलसरी है वो जिला वाले अप्लाई करेंगे। बाकी अब जिसके ज़िला में जो आता होगा, यहाँ बोला जा रहा है आन का मान नाटक कथा वस्तु शब्दों में लिखिए। तो आन का मान, ये देखिए, ये आन का मान नाटक बनारस में चलता है हमारे। ठीक है, तो बनारस में चलता है आन का मान नाटक। तो यहाँ पे नाटक दुर्गादास चलचित्रण जो भी है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो बहुत सारा दिया गया भाई, जिसको करना है वो लिख सकता है, कोई वो नहीं है। अपने अपने ज़िला का चयन करिए और देखिए इसमें से कौन सा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अगला है स्वपठित खंडकाव्य। यहाँ देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। तो इसमें आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? त्यागपथी खंडकाव्य के नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी भाई जिला वाइज है, जिस जिले में जो खंडकाव्य आता है वो उसी को अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा यानी सबके बारे में दिया गया है। हमारे बनारस की बात करें तो वाराणसी में हमारे ये रश्मि रथी खंडकाव्य चलता है। तो यहाँ पे जो भी बनारस से बिलोंग करते हैं वो रश्मि रथी खंडकाव्य पे आप लिख सकते हैं। अब आपको लिखना है यहाँ पे या तो ये कथा वस्तु संक्षेप में शब्दों में लिख दीजिए या फिर कुंती का चरित्र चित्रण कर दीजिए। ठीक है, कुंती का चरित्र चित्रण कर देते हैं तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। बाकी अपने अपने जिला वाले मिला लीजिएगा। ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ख यानी खंड ख में देखिए, यहाँ पे कुछ संस्कृत के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको 7 नंबर, यानी कि यहाँ से भी अच्छा खासा नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये संस्कृत का भी यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। इसका अर्थ अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे अलग समझ सकते हैं, हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस
तरीके से इसका अर्थ यदि आप लिखते तो 7 नंबर पाएंगे। यहाँ पे नीचे चलेंगे, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये भी आपका 7 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। ठीक है, और या तो ये कर लीजिए या तो ये नीचे वाला कर लीजिए, आपको श्लोक तो दिया जाएगा श्योर एकदम। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। तो यदि आप, हमको देखो दोनों आ रहा है, ठीक है, ये भी आता है ये भी आता है, आपको जो सबसे सटीक लगे आप वो लिखिएगा। तो हम इसका अर्थ थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, न चौर्यहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न राजहर्यम, न तो राजा हरण कर सकता है, न भारती भाज्यम, न तो भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है, न च भारकारी, न तो ये भार होता है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, इससे जितना व्यय करेंगे जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रदान होता है। तो विद्या एक ऐसी धन है जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा हरण कर सकता है, न तो भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है, न ये किसी पे भार होता है। और यह एक ऐसी विद्या एक ऐसा आपके पास धन है जिसको जितना खर्च करेंगे वो उतना बढ़ती है। और विद्या रूपी धनम, ये विद्या रूपी जो धन है ये सभी धनों में प्रधान है। क्लियर है, इतना लिख देते हैं बाबू तो आप एकदम छा जाएंगे। ठीक है, बोर्ड पेपर में आप कम से कम 80 नंबर यहाँ तक आप पहुँचने वाले हैं धीरे धीरे। अब 100 नंबर पाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। 3 घंटे का पेपर है, अगर हम आपको 1 घंटे भी इसको हल कराते तो बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो 1 1 2 यानी कि 2 ठो इसमें से करना है। देखिए, श्री गणेश करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है, श्री गणेश करना मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना। जैसे आप कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने से हमने अपनी तैयारी श्री गणेश कर दी है। ठीक है, तो अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और बोला जाए, दाते तले उंगलियों दबाना, होनहार बीरवान के होत चिनके पात, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे भैया। तो आप या तो ये और ये दोनों अगर करते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छा नंबर ले जा सकते हैं, दोनों नंबर ले जा सकते हैं, करना कुछ नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। तो इसमें से आपको सही विकल्प बताना है। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि। ठीक है, तो इन चारों में से जो आपका सबसे सही है उसको टिक कर लीजिए फटाक से। ठीक है, और ये करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रश्न 13 पे। इसमें बोला जा रहा है, रजनीशः का संधि विच्छेद कीजिए। रजन प्लस ईसः, रजनी प्लस ईसः और राजन प्लस एसः, रजने प्लस सः। तो इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प आपका सही है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको टिक करेंगे तो आपको यहाँ से पूरा नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पावकः, पावकः का संधि विच्छेद क्या होता है? पोधन अकः, पौधन अकः, पावधन कः, पधन आवकः। तो बाबू ये जो क्वेश्चन है इसका भी आपको बिल्कुल संधि विच्छेद करना ही है, और यदि आप करते हैं तो ये आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। और आपको यहाँ पे विभक्ति और वचन छांटना है। तो इसमें से आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि सरिताम में विभक्ति और वचन है। कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है? तो इसका सही उत्तर होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्य शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। तो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो ऐसे से नंबर कलेक्ट करते चलिए, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है। पृष्ठ संख्या 14 पे आएंगे तो एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। द्रव, द्रव्य क्या होता है? द्रव माने होता है क्या? द्रव माने होता है पानी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है। द्रव्य माने होता है पदार्थ। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा इसमें से। ठीक है, देखिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि यही एक ऐसा विकल्प है जो सही होगा। यानी कि क्या होगा? द्रव माने तरल पदार्थ होता है, तरल हो जाएगा। और क्या होता है? द्रव्य माने धन होता है। ठीक है, धन होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया।
कटिबंध, कटिबद्ध, इसमें भी आपको लिखना है। कटिबंध मतलब कमर, करधनी भी होता है, ठीक है, कटिबद्ध। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। तो इन सबको भी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे आपको दिया गया है अर्क, द्विज, अक्षत, तो अक्षत, इन सभी के जो दिया गया वर्ग ये शब्द है, एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अभी अभी स्नान किया हूँ, क्या करना है भाई, एक शब्द में लिखेंगे। अभी अभी नहा, मतलब अभी अभी स्नान किया हूँ, शीघ्र स्नान, स्नान, आद्य स्नान, ठीक है। तो अभी अभी स्नान किया हूँ, तो आपको इसमें से एक ऑप्शन सही करना है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1-1 नंबर के हैं, आपको यहाँ से 1-1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे 15वें पे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या कहते हैं। अक्षम कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं, और क्षम्य कहते हैं, क्षमाशील कहते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, इसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में ही कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध, अशुद्ध दिया है, आपको शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं सॉरी क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, तो इसको शुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखना है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। हास्य रस, देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन, सबसे जोरदार क्वेश्चन आने वाला है। तो क्या बोला जा रहा है, हास्य रस अथवा वीर रस का अस्थाई भाव तथा उसकी परिभाषा दीजिए। यानी कि परिभाषा देने के साथ साथ उदाहरण दे देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। और वैसे ही रूपक अथवा संदेह अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर यहाँ पे। ग्रामर का जो नंबर है वो ठोस नंबर मिलता है। रोला तथा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। चलिए हो गया, मिला 6-7 नंबर मिल गया ना धीरे धीरे, तो ऐसे ही मिलता है। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 में। तो 14वें प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, डाकुओं के आतंक को दूर करने के लिए जनपद के लिए पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र लिखिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बाबू दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको यही दिया जाए, लेकिन आपको तैयार रहेगा तो हर टॉपिक पे दे सकता है। या ये लिखना है, अथवा या फिर आपको ये लिखना है कि अपने निकटस्थ हर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के संबंध में प्रबंधक महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 15वें क्वेश्चन में। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है क्या, 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका निबंध है बाबू, निबंध आपको 9 नंबर में दिया जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, अपनी भाषा शैली में। चलिए तो पहला क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं निवारण लिख दीजिए, या तो वृक्षारोपण की उपयोगिता, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, मेरा प्रिय कवि। अब आप इन सभी टॉपिक में से, यानी कि कहने का मतलब ये जो जितना भी टॉपिक यहाँ पे है उन सभी में से आपको किसी न किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना पड़ेगा। यदि आप निबंध लिखते हैं तो आपको ये 9 नंबर तभी मिलेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करेंगे आपको ये पूरा पेपर ख़त्म हो गया और समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे करके हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।